हेलो दोस्तों, उम्मीद है आपकी तैयारी शानदार चल रही है। चलिए शुरू करते हैं पेपर 10। उपयोगितावादी दार्शनिक है। इनमें से उपयोगितावादी दार्शनिक कौन है? जेएस मिल, जेम्स मिल, बेंथम, ये सारे ही उपयोगितावादी है। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी जेएस मिल, जेम्स मिल, बेंथम, ये सारे ही क्या है? उपयोगितावादी दार्शनिक है। कौन? जेएस मिल, जेम्स मिल और बेंथम साहब। ठीक है। नकारात्मक उदारवाद और सकारात्मक उदारवाद के बीच की कड़ी है ना, वो अधिकतम लोगों के अधिकतम सुख की बात करती है। यानी एक तरफ है नकारात्मक उदारवाद, दूसरी तरफ है सकारात्मक उदारवाद। ठीक है। अब इनके जो बीच की कड़ी है वो क्या करती है? मैक्सिमम लोगों को मैक्सिमम सुख देती है। यानी ये सबसे बेहतरीन कार्य किसमें होता है? जो नकारात्मक उदारवाद और सकारात्मक उदारवाद के बीच में। और ये किस में होता है? ये उपयोगितावाद में होता है। और जेएस मिल साहब, जेम्स मिल और बेंथम, ये सभी है ना, ये उपयोगितावादी दार्शनिक है। अगले प्रश्न में चलते हैं। अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? स्टालिन, कार्ल मार्क्स, अमर्त्य सेन या फिर लेनिन? तो इसका आंसर है जो कार्ल मार्क्स साहब है। कौन? कार्ल मार्क्स साहब। इन्होंने अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो कार्ल मार्क्स साहब है, इन्होंने अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। अगले प्रश्न है, राज्य शब्द की उतनी ही परिभाषाएं हैं। राज्य शब्द है ना, उसकी उतनी ही परिभाषाएं जितने राजनीतिक विज्ञान के लेखक हैं। राजनीतिक विज्ञान के जितने लेखक है ना, सारे लोगों ने राज्य की उतनी परिभाषा दे दी। सबने अपने अपने हिसाब से राज्य की परिभाषा दे दी। ये किसने कहा है? ये कहा है सुलझे साहब ने। किसने? सुलझे। तो ये खुद ही सुलझे हुए हैं ना। कितने सुलझे हुए हैं कि इन्होंने इतनी स्पष्ट बात कर दी कि राजनीतिक विज्ञान के लेखक है ना, उन सब ने राज्य की परिभाषा अपने अपने हिसाब से दे दी। कौन कह रहे हैं? ये सुलझे कह रहे हैं। कौन कह रहे हैं? सुलझे। तो ये खुद ही सुलझे, इतने सुलझे हुए हैं, तभी इतनी स्पष्ट बात कही है ना। इस प्रकार इसे हम रिलेट कर सकते हैं। आदर्श राज्य के लिए प्लेटो ने आदर्श जनसंख्या बताई। कितनी? आदर्श राज्य के लिए प्लेटो ने आदर्श जनसंख्या कितनी बताई? 1000, 5040, 10,045 या 1,09,000? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, 5040। आदर्श राज्य के लिए प्लेटो ने कितनी आदर्श जनसंख्या बताई थी? तो प्लेटो ने कहा कि आदर्श राज्य के लिए जो जनसंख्या होनी चाहिए वो 5040 होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 5040 होनी चाहिए। जिसकी लाठी उसकी भैंस का संबंध राज्य की उत्पत्ति के किस सिद्धांत से है? यानी जिसकी लाठी उसी की भैंस, ये एक कॉन्सेप्ट है। ये राज्य की उत्पत्ति का कौन सा सिद्धांत है? समझौता सिद्धांत है, देवीय सिद्धांत है, शक्ति सिद्धांत, ये सभी है। तो किस संदर्भ में कहते हैं हम जिसकी लाठी उसकी भैंस? तो हम कहते हैं शक्ति के मामले में। यानी जिसके पास लठ है ना, पावर उसी की रहती है ना। तो जिसकी लाठी उसी की भैंस, तो ये राज्य का जो शक्ति सिद्धांत है उसके तहत कहा गया है कि जिसकी लाठी उसी की भैंस और पाडा भी उसी का है ना। जिसकी लाठी उसकी भैंस भी है और उसका पाडा भी है। ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। मेकावर के अनुसार शक्ति मानव जीवन का एक तत्व है। कैसा? सरल है, एक पक्षीय है, द्विपक्षीय या बहुपक्षीय है? तो मेकावर के अनुसार शक्ति है ना, वो मानव जीवन का बहुपक्षीय तत्व है। कैसा तत्व है? बहुपक्षीय तत्व है। कौन कह रहे हैं? मेकाइवर कह रहे हैं। शक्ति मानव जीवन का बहुपक्षीय तत्व है। कैसा तत्व है? बहुपक्षीय। रंगपुर कहाँ पे अवस्थित है? रंगपुर सतलुज नदी के तट पे है, गुजरात के कच्छ जिले में है, गुजरात के सौराष्ट्र जिले में या सहारनपुर जिले में? तो रंगपुर कहाँ पे है? तो रंगपुर है वो गुजरात के जो सौराष्ट्र वाला क्षेत्र है ना, वहां पे रंगपुर है। सबसे पहले बात, रंगपुर कहाँ पे है? तो रंगपुर गुजरात में है। गुजरात में कहाँ पे है? तो गुजरात में जो सौराष्ट्र वाला क्षेत्र है। कौन सा? सौराष्ट्र वाला क्षेत्र, वहां पे रंगपुर जो सभ्यता है वो स्थित है। और ये काठियावाड़ प्रायद्वीप में सुखभादर नदी के समीप है। किसके? सुखभादर नदी के समीप है। और इसकी खुदाई कब हुई थी? तो इसकी खुदाई 1853-54 में हुई थी। कब हुई थी? 1853-54 में। और किसके द्वारा की गई? तो ये रंगपुर की बात करी जा रही है और खुदाई भी रंगनाथ राव साहब द्वारा की गई। किसके द्वारा? ए रंगनाथ राव द्वारा की गई। इस प्रकार इसे याद करना बहुत ही आसान है। अगले प्रश्न में चलते हैं। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है, यानी इनमें से कौन सा है जो वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है, स्पेशल अंग है? शतपथ ब्राह्मण, अथर्ववेद, शुल्ब सूत्र या छांदोग्य उपनिषद? तो आंसर क्या होगा? तो जो शुल्ब सूत्र है ना, वो किससे संबंधित है? तो शुल्ब सूत्र वैदिक गणित से संबंधित है। इससे वैदिक गणित से। कौन सा?
शुल्बसूत्र। और शुल्बसूत्र हिंदू धार्मिक दस्तावेजों का एक संग्रह है और एक कब का लिखा हुआ है, तो ये 800 ईस्वी पूर्व का लिखा हुआ है, 800 ईसा पूर्व का, यानी आज से लगभग 3000 साल पहले शुल्बसूत्र का रचना कर दी गई थी। सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया है? जो सत्यमेव जयते शब्द है वो कौन से उपनिषद से लिया है? मुंडक उपनिषद से, कठोपनिषद से, ईशोपनिषद या वृहदारण्यक से? तो इसका आंसर क्या होगा? तो सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? मुंडक उपनिषद से। मुंडक उपनिषद है ना, उससे लिया गया है सत्यमेव जयते शब्द। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? मुंडक उपनिषद से। और सर्वज्ञात मंत्र का शुरुआती हिस्सा है, यानी जो सत्यमेव जयते है ना वो एक मंत्र है, इसमें सर्वज्ञात मंत्र। कौन सा मंत्र है? सर्वज्ञात मंत्र है। और इसका शुरुआती जो भाग है वो सत्यमेव जयते से स्टार्ट होता है ये मंत्र। और ये कहाँ पे लिखा हुआ है? तो ये मुंडक उपनिषद में लिखा हुआ है। महावीर ने जैन संघ की स्थापना कहाँ पे करी थी? कुंडग्राम में, वाराणसी में, पावापुरी में या वैशाली में? तो महावीर स्वामी ने जैन संघ की स्थापना कहाँ करी? तो महावीर स्वामी ने जैन संघ की स्थापना करी थी पावापुरी में। कहाँ पे? पावापुरी में करी थी। पावापुरी कहाँ पे है? तो ये नालंदा बिहार में। कहाँ पे? नालंदा बिहार में पावापुरी अवस्थित है। बौद्ध धर्म का मूल आधार क्या है? 4 आर्य सत्य, त्रिरत्न, अष्टांगिक योग। तो इसका आंसर क्या होगा? बौद्ध धर्म है, जो बौद्ध धर्म है उसका आधार क्या है? 4 आर्य सत्य, यानी जो 4 आर्य सत्य है ना वो बौद्ध धर्म का मूल आधार है। ये सबसे बेस्ट चीज बौद्ध धर्म में क्या है? जो 4 आर्य सत्य है वो बौद्ध धर्म की सबसे बेस्ट चीज है। और आर्य सत्य की जो संकल्पना है वो बौद्ध धर्म का मूल आधार है। और संस्कृत में ना चत्वारी आर्य सत्यानि के नाम से जिसे जाना जाता है। किसे? चत्वारी। संस्कृत में क्या कहेंगे इसे? चत्वारी आर्य सत्यानि। क्या कहेंगे? चत्वारी आर्य सत्यानि। किसे कहा गया है? तो बौद्ध धर्म के जो 4 मूल आर्य सत्य जो बौद्ध धर्म का बेस है या आधार है उसे चत्वारी आर्य सत्यानि कहा गया है। गुप्त शासकों की दरबारी भाषा क्या थी? पाली थी, प्राकृत थी, हिंदी थी या संस्कृत थी? तो जो गुप्त शासक है उनकी दरबारी की भाषा क्या थी? संस्कृत। यानी गुप्त शासकों की दरबारी भाषा थी संस्कृत। कौन सी भाषा थी? संस्कृत भाषा थी। गुप्त काल के प्रसिद्ध कवि कौन हुए हैं? तो हरिसेन हुए, है ना, ये समुद्रगुप्त के समय हुए थे। वीरसेन हुए और वत्स्य भट्टी हुए। हरिसेन, वीरसेन और वत्स्य भट्टी। वत्स्य भट्टी या वत्स्य भट्टी ये किस काल से संबंधित है? तो ये गुप्त काल से संबंधित है। कौन से काल से? ये गुप्त काल से संबंधित है। कौन? एक तो हरिसेन जी, वीरसेन जी और वत्स्य भट्टी जी। और गुप्त शासकों की जो दरबारी भाषा थी वो कौन सी थी? तो वो संस्कृत भाषा थी। सूफी शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? सूफी शब्द की उत्पत्ति कौन से शब्द से हुई है? सूफ से, सपा से, सुपना से या कोई नहीं? तो सूफी शब्द की उत्पत्ति हुई है सूफ से। किससे? सूफी किससे बना है? सूफ से बना। और सूफ का अर्थ क्या होता है? तो सूफ, एक्चुअली सूफ क्या है? सूफ अरबी भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का है? अरबी भाषा का शब्द है सूफ। ठीक है। और इसका तात्पर्य क्या होता है? ऊन। ऊन होता है ना, मोटे कपड़े या ऊन जिससे गलीचा जैसा बनता है ना, वो ऊन। मतलब सूफ का अर्थ होता है ऊन, यानी रुई की तरह सफेद, यानी इस तरह से इसे समझ सकते हैं। तो सूफी शब्द की उत्पत्ति सूफ से हुई है और सूफ का अर्थ होता है पवित्र, रुई की तरह सफेद। कौन सा मकबरा द्वितीय ताजमहल कहलाता है? यानी इसमें से कौन सा मकबरा है जो दूसरा ताजमहल कहलाता है? अनारकली का मकबरा, एतमादुद्दौला का मकबरा, रबिया उद दौरानी का मकबरा? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी जो रबिया उद दौरानी का मकबरा है। कौन सा? रबिया उद दौरानी का मकबरा, ये दूसरा ताजमहल कहलाता है, या ताजमहल की भद्दी नकल भी कहते हैं इसे। क्या कहते हैं? ताजमहल की भद्दी नकल भी इसे कहा जाता है। दूसरा ताजमहल भी कहा जाता है। इसका निर्माण किसने करवाया? तो इसका निर्माण कराया था औरंगजेब ने। किसने? औरंगजेब ने रबिया उद दौरानी का मकबरा बनाया था। कहाँ पे बनाया? तो औरंगाबाद में बनाया। और कब बनाया? तो 1678 में बनाया। कब बनाया? 1678 में औरंगजेब ने रबिया उद दौरानी का मकबरा बनाया था। शिवाजी ने कोंडाणा किले को जीता और कोंडाणा किले को जीत के इसका नाम क्या रखा? पुरंदर, रायगढ़, सिंहगढ़ या फिर सलहेर? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, यानी कोंडाणा किले का नाम क्या रखा इन्होंने? सिंहगढ़ नाम रखा। क्या नाम रखा? सिंहगढ़ नाम रखा। और जो मूवी आई थी ना अजय देवगन की, क्या नाम था? तानाजी।
तानाजी मालुसरे। तो ये तानाजी मालुसरे ना ये इसी कोंडाना किले को बचाने में ये मतलब अपने आप के प्राणों को उन्होंने न्यौछावर कर दिया था, कोंडाना किले को बचाने के लिए किया था, है ना। तो शिवाजी ने कौन से किले का नाम बदलकर सिंहगढ़ कर दिया था, तो कोंडाना किले का नाम बदलकर सिंहगढ़ कर दिया था। और ये है कहाँ पे, तो महाराष्ट्र में जो पुणे की में पहाड़ी है ना, वहाँ पे कोंडाना का किला है। 1857 के विद्रोह से प्रभावित क्षेत्र नहीं था, यानी इनमें से कौन सा क्षेत्र था जो 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था, झांसी, चित्तौड़, जगदीशपुर या लखनऊ। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, ऑप्शन बी चित्तौड़, क्योंकि हमें पता है झांसी तो रानी लक्ष्मीबाई बहुत ज़्यादा फेमस है। फिर चित्तौड़ ये था नहीं, ये तो हमारा मतलब ये संबंध नहीं है 1857 क्रांति का, चित्तौड़ मूल नहीं है। बाकी चित्तौड़ में जो कई स्थान है जो इससे संबंधित थे 1857 की क्रांति से। बाकी जगदीशपुर जो बिहार में पड़ता है, वहाँ पे जो कुंवर सिंह थे उन्होंने बिगुल बजाया था, और लखनऊ में बेगम हजरत महल ने क्रांति का बिगुल बजाया था। तो 1857 क्रांति में मूल चित्तौड़ शामिल नहीं था। बाकी चित्तौड़ के आसपास जो कपासन हो गया, बेगू हो गया, निम्बाएडा हो गया, यहाँ पे क्रांतिकारियों ने प्रदर्शन किए थे, या फिर जो एरिनपुरा वाले क्रांतिकारी थे ना वो उस एरिया से गुजरे थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य क्या है? ब्रिटिश शासन का हिंसक विरोध करना, अंग्रेजों को सताना, अंग्रेजों से मैत्री करना, या देश के विभिन्न भागों में राष्ट्रवादी राजनीतिक कार्यकर्ताओं के बीच मैत्री संबंध बनाना। तो इसका आंसर है कांग्रेस का उद्देश्य क्या था 1800 मतलब जो कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में, तो उसका उद्देश्य क्या था? उसका उद्देश्य था कि देश के विभिन्न भागों में जो राष्ट्रवादी लोग हैं, जो राजनीतिक कार्यकर्ता उनके बीच में मैत्री संबंध बनाना और उनको एक तरह से इंटरलिंकिंग करने का कार्य करना। जैसे यहाँ पे कोई व्यक्ति राजनीतिक कार्यकर्ता है और वो मतलब स्वतंत्र और राष्ट्रवादी व्यक्ति है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे, इनको यूनाइट करने का कार्य किसने किया? इसको यूनाइट करने का कार्य किया कांग्रेस ने, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। वैसे कायदा क्या होना चाहिए? अंग्रेजों को सताने वाला होते ना तो अंग्रेजे मतलब भागते दिखते। महात्मा गांधी और उसके संयोजकों ने दांडी मार्च कब शुरू किया? महात्मा गांधी और उनके संयोजकों ने दांडी मार्च कब शुरू किया था? 1928 में, 1930 में, 1931 में या 1933 में? तो महात्मा गांधी ने दांडी मार्च कब शुरू किया गया? तो 1930 में, 1930 में महात्मा गांधी ने। कब? 1930 में महात्मा गांधी ने दांडी मार्च शुरू किया था। और 1930 को मतलब दांडी मार्च शुरू किया कब? 12 मार्च 1930 को। 12 मार्च 1930 को उन्होंने दांडी मार्च शुरू किया। कब किया? 12 मार्च 1930 को। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। INA किसकी सहायता से बनाया गया? जो इंडियन नेशनल आर्मी है वो किसकी सहायता से बनाएगी? अमेरिका, जापान, चीन या इटली? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी जो इंडियन नेशनल आर्मी है वो जापान की सहायता से बनाई गई थी। यानी जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस है उन्होंने जापान से संपर्क किया था और जापान ने फिर इंडियन नेशनल आर्मी स्थापित करने में उनकी मदद की थी। और भारतीय राष्ट्रीय सेना 1942 में बनी थी। बनी कब थी? तो 1942 में भारतीय राष्ट्रीय सेना बनी और फिर दक्षिणी पूर्वी एशिया में जापानी सहायता से इसे बनाया गया था। अमेरिका की आज़ादी की लड़ाई कब खत्म हुई? 1784 में, 1783 में, 1789 में, 1700 में? तो अमेरिका में जो आज़ादी की लड़ाई है वो 1783 में ख़त्म हुई थी। कब खत्म हुई? 1783 में। 1783 में अमेरिका में आज़ादी की लड़ाई खत्म हो गई थी, यानी इनको पूर्ण आज़ादी की प्राप्ति हो गई थी। कब तक? 1783 तक। अमेरिकी स्वतंत्रता के नायक कौन थे? मतलब जिस प्रकार से भारतीय स्वतंत्रता के नायक महात्मा गांधी, है ना, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह साहब ये थे, उसी प्रकार से अमेरिका की स्वतंत्रता क्रांति के नायक कौन थे? तो जॉर्ज वॉशिंगटन। कौन थे? जो जॉर्ज वॉशिंगटन है ना, कौन? जॉर्ज वॉशिंगटन, वो अमेरिका की स्वतंत्रता क्रांति के नायक कहे जाते हैं। और उनके नाम पे जो कैपिटल है अमेरिका की, वॉशिंगटन DC, क्या है वहाँ पे? वॉशिंगटन DC नाम से जाना जाता है ना, वो इन्हीं के नाम पे रखा गया है। किस विद्वान ने हड़प्पा सभ्यता के विनाश का कारण बार्ड को बताया? यानी वो कौन से विद्वान है जिन्होंने हड़प्पा सभ्यता के विनाश होने का कारण कहा कि हड़प्पा सभ्यता जब चल रही थी उस समय भयंकर बाढ़ आई जिसके कारण इस सभ्यता का विनाश हो गया? कौन थे वो? मार्शल थे, मेके थे, SR राव थे। ये सारे लोग यही मानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का विनाश बाढ़ के आने से हुआ था। तो इसका आंसर है ये सारे लोग ऐसा ही मानते हैं। क्या मानते हैं? कि हड़प्पा सभ्यता का विनाश कैसे हुआ? बाढ़ के कारण हुआ। कौन कौन शामिल है? एक तो मार्शल है, फिर मेके है, फिर SR राव साहब है। यानी सारे व्यक्ति क्या मानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का विनाश किस कारण हुआ? बाढ़ के कारण हुआ। किस वेद में
कौन से वेद में? प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद या सामवेद? तो प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना किसमें दी गई है? तो ये दी गई है ऋग्वेद में। किसमें? ऋग्वेद है ना, उसमें प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए? बिंबिसार के, बिंदुसार के, अशोक के, अकबर के? तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, यानी जो बिंदुसार थे उनके शासनकाल में बौद्ध धर्म के उपदेश भी दिए गए, जैन धर्म के उपदेश भी दिए गए। ठीक है, तो ये इसका आंसर बिंबिसार होगा। और बिंबिसार पहले बौद्ध अनुयायी थे। क्या थे? बौद्ध थे। फिर इनकी रानी थी चेलसा और इन्होंने उपदेश दिया, इस कारण ये जैन धर्म को इन्होंने अपना लिया था। तो बिंबिसार पहले बौद्ध अनुयायी थे, बाद में ये जैन धर्म को इन्होंने ग्रहण कर लिया था। शुंग वंश की स्थापना किसने की? अग्निमित्र ने, पुष्यमित्र ने, वसुमित्र ने या भागभट्ट ने? तो शुंग वंश की स्थापना की थी पुष्यमित्र। पुष्यमित्र शुंग थे, इन्होंने शुंग वंश की स्थापना करी थी। किसने? पुष्यमित्र शुंग, इन्होंने शुंग वंश की स्थापना की। और ये अंतिम मौर्य शासक वृहदत्त की हत्या करी थी इन्होंने। किसकी? वृहदत्त की हत्या कर दी। कब करी? 185 ईस्वी पूर्व में। 185 ईस्वी पूर्व में इन्होंने वृहदत्त की हत्या कर दी और शुंग वंश की स्थापना कर दी और मौर्य वंश का समाप्त कर दिया। पृथ्वी और सूर्य के बीच अपसोर की स्थिति किस दिन बनती है? यानी पृथ्वी और सूर्य के बीच में अपसोर की स्थिति होती है। कब होती है? 21 जून को, 22 दिसंबर को, 3 जुलाई को या 4 जुलाई को? तो पृथ्वी और सूर्य के बीच अपसोर की स्थिति कब होती है? 4 जुलाई को। कब होती है? 4 जुलाई को पृथ्वी और सूर्य के बीच में अपसोर की स्थिति होती है। विषुवत रेखा के समानांतर कल्पित रेखाएं क्या कहलाती है? अक्षांश रेखा है, देशांतर रेखा है, ग्रीनविच रेखा है, मध्याह्न रेखा? क्या कहलाएगी? तो ये कहलाएगी अक्षांश रेखाएं। जैसे ये हमारा ग्लोब है और ये विषुवत रेखा है, और इसके समानांतर जो रेखाएं होती है उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम कहते हैं अक्षांश रेखाएं। और इस तरह से जो लंबवत रेखाएं होती है उन्हें क्या कहते हैं? देशांतर रेखाएं कहते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। प्लेट विवर्तनी के सिद्धांत के अनुसार जब दो प्लेटें एक दूसरे की विपरीत दिशा में गमन करती हैं तो कौन सा संचलन होता है? अपसारी, अभिसारी, समानांतर या कोई नहीं? तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। कहने का तात्पर्य क्या है? जैसे दो प्लेटें हैं, ठीक है, ये एक दूसरे से दूर जा रही है, विपरीत दिशा में जा रही है, तो इस प्रकार कौन सा संचालन होगा? इस प्रकार अपसारी संचालन होगा। कौन सा? अपसारी। अपसारी प्लेट किनारों पर नए क्रस्ट का निर्माण होने के कारण इन्हें रचनात्मक सीमा या सिम्भ्रांत भी कहते हैं। यहाँ पे जो कुछ रचना होगी इनके किनारों पे, है ना, ये जैसे आगे जाएगी तो यहाँ पे मतलब क्रस्ट का निर्माण होगा, तो इसे क्या कहते हैं? इसे रचनात्मक सीमा या सीमांत भी कहते हैं। मैदान कौन सी श्रेणी के उच्चावच है? पहले श्रेणी के, दूसरे श्रेणी के, तीसरे श्रेणी का, ये कोई नहीं। तो जो मैदान है वो किस श्रेणी के उच्चावच है? तो मैदान है दूसरी श्रेणी के उच्चावच। कौन सी श्रेणी के? मैदान दूसरी श्रेणी के उच्चावच है। दूसरी श्रेणी के उच्चावच में कौन कौन आते हैं? पर्वत आता है, पठार आता है, मैदान होता है और झील आती है। तो दूसरी श्रेणी के उच्चावच में पर्वत, पठार, मैदान और झील। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? यानी बाकी तो सुमेलित है लेकिन एक सुमेलित नहीं है। कौन सा है वो? एटना इटली में, फ्यूजियामा जापान में, पोपा म्यांमार में या क्राकातोवा मलेशिया में? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, यानी जो क्राकातोवा है वो मलेशिया में नहीं है, क्योंकि एटना हमें पता है इटली में। एटना कहाँ है? इटली में है। फ्यूजियामा कहाँ है? फ्यूजियामा जापान में, बिल्कुल सही है। पोपा कहाँ पे? पोपा म्यांमार में, ये भी सही है। लेकिन क्राकातोवा कहाँ पे है? ये मलेशिया में नहीं है, क्राकातोवा है इंडोनेशिया में। कहाँ पे है? यानी जो काका और ताऊ दोनों है ना, ये कहाँ पे है? तो इंडोनेशिया में। कहाँ पे है? इंडोनेशिया में। ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित क्या है? नगोया प्रोटोकॉल, बेसल सम्मेलन, रोटरडम सम्मेलन या फिर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल? तो ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित कौन सा है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ये ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित है। और 16 सितंबर 1987 को हस्ताक्षर किए गए इस पे। कब किए गए? 16 सितंबर 1987 को। 16 को इस पे हस्ताक्षर किए गए। कब किए गए? 16 सितंबर 1987 को इस पे हस्ताक्षर किए गए। और इसका वास्तविक क्रियान्वयन 1 जनवरी 1989 से किया गया। 1 जनवरी 1989 से इसका वास्तविक क्रियान्वयन ऑन ग्राउंड शुरू किया गया। और 16 सितंबर को चूंकि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर हुए थे, इस कारण 16 सितंबर को किस दिवस के रूप में मनाते हैं हम? ओजोन परत संरक्षण दिवस के रूप में इसे मनाया जाता है। तो 16 सितंबर को हम कौन सा दिवस मनाते हैं? ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाते हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो ही जाएगा।
यूरोप में जूरा पर्वत से जेनेवा झील की तरफ रात्रि में चलने वाले शीतल और शुष्क पवन को किस नाम से जाना जाता है? यूरोप में जूरा पर्वत से जेनेवा झील की तरफ चलती है ना, वो शीतल और शुष्क पवन कौन से नाम से जानी जाती है? तालपिंड, सलोनी, मिस्ट्रल या जोरान? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी जूरा पर्वत से जेनेवा झील की तरफ चलने वाली हवा को क्या कहते हैं? जोरान कहते हैं। क्या कहते हैं? जूरा पर्वत से जेनेवा झील की तरफ चलने वाली पवन को जोरान कहते हैं। क्या कहते हैं? जोरान कहते हैं, जोरान कहते हैं। ठीक है, तो आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्न में से कौन सा कारक भारतीय मानसून को प्रभावित नहीं करता? एल नीनो, जेट स्ट्रीम, तिब्बत का पठार या गल्फ स्ट्रीम? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। जो गल्फ स्ट्रीम है ना, वो भारतीय मानसून को प्रभावित नहीं करती, बाकी एल नीनो करता है, जेट स्ट्रीम भी करता है और तिब्बत का पठार तो करता ही है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। देवदार पाए जाते हैं, देवदार कहाँ पाए जाते हैं? देवदार पश्चिमी भारत में पाए जाते हैं, हिमालय की तराई में, हिमालय के उच्च पर्वतीय क्षेत्र में या सुंदर वनों में। तो कहाँ पाए जाते हैं देवदार? तो देवदार पाए जाते हैं हिमालय की तराई में। नहीं, ये गलत है। हिमालय के उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में देवदार के वन पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? हिमालय के उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में। जो हिमालय में जो हाइट होती है लगभग 2000 मीटर के आसपास, कितने? 2000 मीटर के आसपास, वहाँ 1500 मीटर से मान सकते हो, 1500 मीटर से प्लस हाइट होती है और 4000 मीटर तक की हाइट होती है ना, वहां तक, या 5000 मीटर की हाइट तक देवदार के वृक्ष पाए जाते हैं हिमालय में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हिमालय के उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में, ना कि तराई में। ऑप्शन बी सी हो जाएगा इसका। टेक्निकल लैंग्वेज में से क्या कहते हैं एग्जैक्टली, एक बार देख लेना इस प्रश्न को। कम्युनिटी पोस्ट में हम डाल देंगे इसके संदर्भ में कुछ भी अगर अपडेट होगा। इसको एक बार पहले आप हिमालय के उच्च पर्वतीय क्षेत्र यही मान के चलो। निम्न में से कौन सी मिट्टी प्रायद्वीपीय भारत में अधिकतम क्षेत्र पर विस्तृत है? यानी कौन सी मिट्टी है जो प्रायद्वीपीय भारत में अधिकतम क्षेत्र पर विस्तृत है? काली, लेटराइट, लाल या जलोढ़? तो भारत के जो प्रायद्वीपीय वाला क्षेत्र है वहां पे कौन सी मिट्टी का विस्तार है? तो वहां पे है अपनी काली मिट्टी। यानी जो भारत का प्रायद्वीप वाला क्षेत्र है ना, वहां पे कौन सी मिट्टी है? तो वहां पे काली मिट्टी का विस्तार है। वेनगंगा, पेनगंगा किसकी सहायक नदियां हैं? गोदावरी, कृष्णा, गंगा या झेलम की? तो वेनगंगा और पेनगंगा ये गोदावरी नदी की सहायक नदियां हैं। किस नदी की? गोदावरी नदी की सहायक नदियां हैं। गोदावरी नदी की अन्य सहायक नदियों की बात करें, एक तो प्रवरा, पूर्णा, मंजरा, है ना, प्रवरा, पूर्णा, मंजरा, ये वेनगंगा, पेनगंगा, ये सारी गोदावरी नदी की सहायक नदियां हैं। भारतीय दलहन शोध संस्थान कहाँ पे है? आगरा, फैजाबाद, कानपुर या झांसी? तो भारतीय दलहन शोध संस्थान उत्तर प्रदेश में जो कानपुर शहर है वहाँ पे स्थित है। कौन सा? दलहन शोध संस्थान, यानी दालों से संबंधित जो शोध संस्थान है वो कानपुर में। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1983 में, यानी 1983 में भारतीय दलहन शोध संस्थान की स्थापना हुई थी। निम्न में से किस जिले की सीमा रेखा अन्य राज्य की सीमा से स्पर्श नहीं करती? यानी कौन सा जिला है जिसकी सीमा किसी राज्य की सीमा के साथ स्पर्श नहीं होती, टच नहीं होती? डूंगरपुर, भीलवाड़ा, बूंदी या झुंझुनू? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, क्योंकि जो डूंगरपुर है उसकी सीमा टच होती है, बिल्कुल होती है, गुजरात से टच होती है। फिर भीलवाड़ा की मध्य प्रदेश से टच होती है, बूंदी की किसी से टच होती नहीं है, और झुंझुनू की हरियाणा से बॉर्डर कनेक्ट होता है। तो राजस्थान में 8 जिले ऐसे हैं जो आंतरिक जिले हैं जिसकी सीमा किसी राज्य से टच नहीं होती, राजस्थान के जिलों से ही टच होती है। तो कौन कौन से जिले हैं? एक तो अपना केंद्र में जो अजमेर है वो, बूंदी, राजसमंद, जोधपुर, नागौर, पाली, दौसा और टोंक, ये 8 जिले ऐसे हैं जिनकी सीमा न तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा टच होती है, ना ही किसी राज्य से होती है। राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमा मध्य प्रदेश के बाद किस राज्य से लगती है? यानी राज्य की सर्वाधिक सीमा किससे लगती है? मध्य प्रदेश से लगती है। कितनी? 1600 किलोमीटर। लेकिन उसके बाद किसके साथ कितने लगती है, किसके साथ लगती है? तो गुजरात, हरियाणा, पंजाब या उत्तर प्रदेश? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, हरियाणा, क्योंकि हरियाणा के साथ कितनी लगती है? 1262। गुजरात के साथ कितनी लगती है? 1022। यूपी के साथ 877 और पंजाब के साथ 89। तो पहले नंबर पर मध्य प्रदेश हो गया, दूसरे नंबर पर कौन सा हो गया? हरियाणा हो गया। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। राजस्थान में सेम की समस्या को दूर करने के लिए किस देश की सहायता से परियोजना का निर्माण किया गया है? ब्रिटेन, रूस, नीदरलैंड या कनाडा? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी नीदरलैंड। नीदरलैंड के साथ राजस्थान सरकार ने मतलब टाई अप किया है, तो वो सहायता करेगी किसके लिए? सेम की समस्या से निजात दिलाने के लिए। और यूकेलिप्टस नाम का एक पेड़ होता है, वो दलदल को रोकने के लिए लगाए जाते हैं।
है ना। कौन सा पेड़ है, यूकेलिप्टिक नाम का पेड़। और कौन से देश की सहायता ली जाएगी, तो नीदरलैंड से सहायता ली जाएगी सेम की समस्या के समाधान के लिए। और ये जो हमारे उत्तरी राजस्थान है, हनुमानगढ़ गंगानगर, उस क्षेत्र में सेम की समस्या काफी विस्तारित हो चुकी है, जो IGNP उसके कारण। भारत में राष्ट्रीय आय गणना में होने वाली कठिनाई में से एक प्रमुख कठिनाई कौन सी है। राष्ट्रीय आय की गणना में जो कठिनाई हो रही है उनमें से कौन सी प्रमुख कठिनाई है। अमौद्रिक क्षेत्र का अस्तित्व, बचत का निम्न स्तर, अर्ध बेरोजगारी, मुद्रास्फीति। तो राष्ट्रीय आय के गणना में कठिनाई होने का कारण क्या है, तो राष्ट्रीय आय की गणना में प्रमुख कारण क्या है, अमौद्रिक क्षेत्र का अस्तित्व। यानी भारत में जो अमौद्रिक क्षेत्र है, या यूं कहे अनौपचारिक क्षेत्र है, उसका अस्तित्व के कारण भारत में राष्ट्रीय आय की गणना करने में मुश्किल होती है। किस प्रकार से, जैसे मान लो औपचारिक जो उद्योग धंधे हैं उनके तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन अनौपचारिक क्षेत्र में हो रहे हैं जिनका सरकारी डाटा नहीं है, या जिस लेन देन को हम मतलब आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे, तो उस कारण राष्ट्रीय आय की गणना करने में मुश्किल होगी, है ना। यानी जो कागजों में जो लेन देन नहीं होगा उस लेन देन को आइडेंटिफाई करने में मुश्किल होगी और वास्तविक राष्ट्रीय आय की गणना नहीं हो पाएगी। और भारत में ज़्यादातर कार्य अनौपचारिक क्षेत्र में ही होता है, ना कि औपचारिक क्षेत्र में। तो ये राष्ट्रीय आय की गणना का प्रमुख परेशानी है। गिनी गुणांक किसे मापता है, आय वितरण में अपेक्षाकृत अधिक समानता, आय की द्रुत संवृद्धि, अपेक्षाकृत अधिक क्षेत्रीय संतुलन, या फिर समग्र उत्पादन और आय का उच्च स्तर। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, आय वितरण में अपेक्षाकृत अधिक समानता। ये गिनी गुणांक मापता है। कौन मापता है, गिनी गुणांक क्या करता है, आय वितरण में अपेक्षाकृत अधिक समानता को मापता है। यदि श्रम की उत्पादकता में वृद्धि ना हो और लागतों और कीमतों में वृद्धि रोजगार पर कैसा प्रभाव डालती है, प्रतिकूल प्रभाव डालती है, स्थिर, अनुकूल, या कोई प्रभाव नहीं डालती। तो इस प्रकार कैसा प्रभाव डालेगी, तो ये प्रतिकूल प्रभाव डालेगी। किस प्रकार से, ये क्या कह रहा है कि श्रम की उत्पादकता में वृद्धि ना हो। अगर श्रम की उत्पादकता में वृद्धि नहीं होगी, श्रम की उत्पादकता मतलब श्रम जो लेबर फोर्स लगी हुई है वो प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ाएगा, प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ाएगा तो क्या होगा, कॉस्ट बढ़ जाएगी, कॉस्ट बढ़ेगी तो वस्तु की कीमत बढ़ जाएगी, कीमत बढ़ जाएगी, कीमत में वृद्धि हो गई तो क्या होगा, फिर मांग में क्या प्रभाव पड़ेगा, कीमत बढ़ती है तो मांग में घट जाएगी, मांग घट जाएगी तो उत्पादन कम होगा, जितना हो रहा था उससे भी कम होने लग जाएगा, उतना कम होगा तो जो रोजगार में बंदे लगे थे वो भी हट जाएंगे। तो इस प्रकार रोजगार पे क्या प्रभाव पड़ेगा, और उत्पादकता में कमी हो, श्रम की उत्पादकता में वृद्धि ना हो तो इस पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। कैसा प्रभाव पड़ता है, प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। निम्न में से किसका अभिप्राय कुल उपभोग व कुल राष्ट्रीय आय के बीच फलनात्मक संबंध से है। यानी इनमें से किसका अर्थ है कि कुल उपभोग और कुल राष्ट्रीय आय के बीच फलनात्मक संबंध से है। कुल उपभोग वे, प्रेरित उपभोग वे, स्वायत्त उपभोग वे, उपभोग फलन, इसे कहते हैं उपभोग फलन। क्या कहते हैं, उपभोग फलन कहते हैं। उपभोग फलन में क्या आता है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। तो ये सारी चीज़ों से मतलब क्या, कहाँ पहुँचते हैं हम, उपभोग फलन पे पहुँचते हैं। यानी इसमें किन चीज़ों पे ध्यान देते हैं, एक तो आय पे, है ना, किस पे, आय पे ध्यान देते हैं, और दूसरा उपभोग पे। यानी कहने का तात्पर्य है एपीसी क्या है, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या है। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है 100 रुपये कमाता है और 60 रुपये खर्च करता है, तो एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कितना होगा, 60/100 मल्टीप्लाई 100 यानी 60% होगा। ठीक है। और मार्जिनल एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव क्या होगा, तो ये होगा 100 रुपये खर्च कर, 100 रुपये कमाए, 60 रुपये उसने खर्च कर दिए, तो कितने बचे, 40 बचे ना। तो जितने बचाए डिवाइड बाई जितना उसकी इनकम है वो, तो क्या आ जाएगी, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव आ जाएगी। फिर एमपीसी क्या है, एमपीसी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या है, तो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम में क्या है, ये परिस्थिति जन्य होती है। इसमें आपको वर्तमान स्थिति बताते हैं और आगे वाली स्थिति बताते हैं, और उसके माध्यम से मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम निकाली जाती है। उसमें क्या होता है, जब वर्तमान जैसे आपकी आय है और आपकी आय बढ़ जाए और वर्तमान जो आप खर्च कर रहे हो और बढ़ी हुई है के बाद आप खर्च करोगे, उनके अंतर का जो अनुपात है वो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम आएगा। भारत में मुद्रास्फीति का कारण क्या है, हीनार्थ प्रबंधन, उत्पादन को कम करने वाले तत्व, औद्योगिक उत्पादन में अपर्याप्त वृद्धि, ये सारे। तो मुद्रास्फीति का कारण क्या होता है, तो मुद्रास्फीति किसे कहते हैं, तो सामान्य शब्दों में महंगाई को मुद्रास्फीति कहते हैं। और हीनार्थ प्रबंधन में क्या होता है, घाटे का बजट बनाया जाता है, घाटे का बजट बनाएगा तो मार्केट में फंड आएगा, मार्केट में फंड आएगा तो क्या, डिमांड बढ़ जाएगी, डिमांड बढ़ जाएगी तो वस्तु की कीमत में फायदा होगा, वस्तु की कीमत बढ़ जाएगी तो मुद्रास्फीति बढ़ जाएगी। दूसरा, उत्पादन को कम करने वाले तत्व, यानी
अगर उत्पादन कम होगा, मार्केट में डिमांड ज़्यादा है और उसकी सप्लाई कम है, तो उस वस्तु की रेट बढ़ना स्वाभाविक है, तो उससे क्या हो जाएगी, मुद्रास्फीति हो जाएगी। तीसरी क्या कह रहा है, औद्योगिक उत्पादन में अपर्याप्त वृद्धि, यानी औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि नहीं हो रही है, जनसंख्या लगातार बढ़ रही है, यानी डिमांड वस्तु की बढ़ रही है, डिमांड बढ़ेगी और उत्पादन उतना नहीं हो रहा है। उस परिस्थिति में क्या होगा, अगर उस परिस्थिति में क्या होगा, वस्तु की रेट बढ़ेगी और उसे हम क्या कहेंगे, फिर मुद्रास्फीति कहेंगे। तो ये सारे कारण ऐसे हैं जिसके कारण मुद्रास्फीति बढ़ती है भारत में। आय मांग कितने प्रकार की होती है, एक प्रकार की, दो प्रकार की, तीन प्रकार की, चार प्रकार की। तो जो आय मांग होती है ना, वो दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी, एक तो ऋणात्मक आय मांग, एक धनात्मक आय मांग। धनात्मक आय मांग में क्या होता है कि जैसे व्यक्ति की आय बढ़ी तो मांग बढ़ना स्वाभाविक है, तो ये धनात्मक आय मांग कहलाएगी। और वस्तु की आय बढ़ी लेकिन मांग घट गई, है ना। कुछ वस्तुओं के संदर्भ में ऐसा होता है ना, जैसे निकृष्ट वस्तुएं हैं। निकृष्ट वस्तु में क्या होता है, वस्तु अगर व्यक्ति ज्यादा कमाता है तो उस प्रकार की वस्तु को वो त्याग देता है, फिर तो उसे क्या किसे चाहिए, फिर उसको घटिया वस्तु थोड़ी चाहिए, उसको तो अच्छी वस्तु चाहिए। तो आय बढ़ने के बाद में घटिया वस्तुओं की डिमांड कम हो जाएगी ना, तो इसी प्रकार से। और आय घटेगी तो उसे घटिया वस्तु लेनी पड़ेगी मजबूरी में। तो इस जो ये इसमें क्या होता है, इसमें ऋणात्मक मांग होती है। क्या होता है, ऋणात्मक संबंध होता है। तो आय मांग कितने प्रकार की होती है, ये दो प्रकार की होती है, ऑप्शन बी। किसी श्रेणी में मध्यिका से निकाले गए विशुद्ध विचलनों का योग कितना होता है। कोई श्रेणी है और मध्यिका से उस श्रेणी के विचलन निकाल लिए, तो उसका योग क्या होगा, उसका योग हम कहेंगे न्यूनतम होगा। क्या होगा, न्यूनतम होगा। कहने का तात्पर्य क्या कहने का प्रयास कर रहा है, जैसे कई इन्होंने अंक ले लिए और एक पर्टिकुलर मध्यिका निकाल ली, फिर इससे डिफरेंस निकाल रहा है सबसे, है ना। तो उसके बाद जो मान आएगा वो क्या होगा, तो इसे आप याद रखना है, इसे न्यूनतम कहेंगे। क्या आएगा, वो न्यूनतम मान आएगा। एग्जाम में इस प्रकार से आपको इसे रट के ही जाना है। बहुलक और माध्य का आंकड़ों का योग क्या है, यानी हमारे पास डिजिट्स दे रखे हैं और हमें कह रहा है, बंटन दे रखा है और हमें कह रहा है कि पहले तो बहुलक निकालो, फिर माध्य का निकालो और उनको जोड़ दो। तो हम निकालें तो सबसे पहले क्या निकाले, बहुलक निकाले। तो बहुलक कितना होगा, तो बहुलक कौन सा होता है, जो डिजिट सबसे ज्यादा बार आते हैं वो बहुलक होता है। तो देखो इसमें कौन सा 12 तो एक बार ही आ रहा है, 15 एक बार ही आ रहा है, 11 दो बार आ रहा है, फिर 13 एक बार, दो बार, तीन बार आ रहा है। 13 कितनी बार आ रहा है, एक बार आ रहा है। 13 दो बार आ रहा है, 13 तीन बार आ रहा है। तो इसका जो बहुलक क्या हो जाएगा, तो बहुलक तो हो जाएगा, बहुलक कितना हो जाएगा, बहुलक 13 आ गया। अब क्या कह रहा है, दूसरा माध्य का निकालनी है। तो डिजिट कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो हम क्या करेंगे, 9 + 1 करेंगे और 2 का भाग दे देंगे। कितना आएगा, 9 + 1 10 होता है भाई, 5 हो गए, 5 जाएगा। तो शुरू से हमें मतलब पहले तो इनको सेट करना है छोटे से बड़े की तरफ। तो सबसे पहले देखते हैं, तो 12 लिखा, उसके बाद में 15 लिखा, थोड़ा स्पेस दे देते हैं, फिर 11 लिखा, तो ये 11 पीछे की तरफ लिख देंगे। फिर 13 लिखना है तो 13 इसके थोड़ा आगे लिख देंगे। फिर 18 लिखना है तो 18 यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद में 11 लिखना है तो 11 यहाँ पे लिख देंगे। और 11 के बाद में 13 लिखना है तो 13 कहाँ लिखेंगे, 13 यहीं लिख देंगे। और फिर 12 लिखना है तो 12 इधर की तरफ लिख देंगे। और फिर 13 लिखना है तो 13 यहाँ लिख देंगे। तो ये आ गया हमारे पास डिजिट 1 2 3, तो ये 13 है ना। तो हमें पांचों डिजिट आइडेंटिफाई करना है। तो पहला तो 11, दूसरा भी 11, तीसरा 12, चौथा 12 और पांचवें क्या है 13। तो मतलब माध्य का भी क्या है 13, बहुलक भी क्या था 13। तो दोनों का जोड़ कितना हो गया 26। तो हमें क्या पूछा है, माध्य का और बहुलक का योग, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी 26 हो जाएगा। जब सरकार कुल खर्च उसकी प्राप्तियों से अधिक हो, सरकार का खर्चा उसकी सरकार की प्राप्तियों से ज्यादा होता हो, क्या होता है, बजट घाटा, वित्तीय घाटा, मुद्रीकृत घाटा या राजकोषीय घाटा। तो इस प्रकार के घाटा को कहेंगे बजट घाटा, यानी पूरा खर्चा उसकी प्राप्तियों से ज्यादा होता है, उसे क्या कहेंगे, बजट घाटा कहेंगे। क्या कहेंगे, बजट घाटा। देश की मुद्रा की पूर्ति और उच्च शक्तिमान मुद्रा का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है, यानी देश में मुद्रा का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है, मुद्रा की कितनी पूर्ति की कौन निर्धारित करता है, आरबीआई, एसबीआई, सेबी या सिडबी। तो ऑब्वियसली कौन करता है, तो ये आरबीआई के द्वारा किया जाता है। मुद्रा की पूर्ति किसके द्वारा की जाती है, और ये आरबीआई के द्वारा ही की जाती है। और कंट्रोल भी आरबीआई के द्वारा ही किया जाता है। कुल व्युत्पन्न जमाओं की राशि की गणना के सूत्र में AR में ए किसका सूचक है, प्रारंभिक जमा, नगद, कोषानुपात, साख या ब्याज। तो कुल व्युत्पन्न जमाओं की राशि में A/R में जो A होता है ना, वो क्या है, वो प्रारंभिक जमा है। क्या कहलाता है, प्रारंभिक जमा। और प्रारंभिक जमा क्या होता है, तो बैंकिंग के संदर्भ में प्रारंभिक जमा होता है। जैसे आप वर्तमान में कोई बैंक में कस्टमर नहीं हो, आप पर्टिकुलर बैंक में जाते हो और सबसे पहले आप अपना अकाउंट ओपन करते हो, सेविंग अकाउंट मान लो, कोई भी अकाउंट ओपन करते हो। तो उसमें सबसे पहले जो अकाउंट ओपन करते ही आप जो डिपॉजिट डालते हो ना, उस डिपॉजिट को क्या कहेंगे, उस डिपॉजिट को कहते हैं प्रारंभिक जमा। क्या कहते हैं, प्रारंभिक जमा कहते हैं। ठीक है ना। जैसे मान लो आपने कोई RD अकाउंट खोला,
या फिर एफडी अकाउंट खोला, तो सबसे पहला जो पैसा डाला ना, कुछ भी पैसा, कहीं भी पैसा डालते हो, पहला पैसा डालते हो तो उसे प्रारंभिक जमा कहते हैं। यानी पर्टिकुलर खाते में पहला पैसा डालना क्या कहलाता है? प्रारंभिक जमा कहलाता है। उसके बाद सेकेंडरी जमा होगा। उसके बाद जब लेन देन करते रहो, सेविंग खाते में निकाल लेते रहो, निकालते रहो, डालते रहो, निकालते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो सेकेंडरी जमा होगी। जो पहला डिपॉजिट होगा, चाहे वो आपने 100 रुपये करवाया, वो क्या होगा? प्रारंभिक जमा। सुरेश तेंदुलकर समिति द्वारा निर्धारित निर्धनता की गणना कैलोरी के स्थान पर किस आधार पर की गई? नहीं, सुरेश तेंदुलकर समिति ने ना, उन्होंने निर्धनता की गणना किसके आधार पर करी? ऋण क्षमता, सामाजिक प्रतिष्ठा, शारीरिक कार्य क्षमता या प्रति व्यक्ति मासिक उपभोग। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, प्रति व्यक्ति मासिक उपभोग के आधार पर किया था इन्होंने। तो इन्होंने पैसे बताए कि अगर शहरी क्षेत्र में कोई 100 रुपये कमाता है ना, 1,000 रुपये महीने में खर्च करता है, तो वो 1,000 रुपये का खर्चा करता है ना, तो वो गरीब नहीं माना जाएगा, उससे कम खर्च नहीं गरीब माना जाएगा। वही ग्रामीण क्षेत्र के लिए कितना कहा? 816 का। और इस हिसाब से गरीबी कितनी थी? तो 21.9%। तो तेंदुलकर समिति के अनुसार गरीबी 21.9% थी। जब किसी क्षेत्र विशेष में औसत मौसम में परिवर्तन आता है तो उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? पाला पड़ना, जलवायु परिवर्तन, हिमपात या भूस्खलन। तो किसी क्षेत्र विशेष में मौसम में परिवर्तन आता है तो उसे कहते हैं जलवायु परिवर्तन। क्या कहते हैं? जलवायु परिवर्तन कहते हैं। नीति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो नीति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो ऑब्वियसली हमें पता है, जो प्रधानमंत्री साहब होते हैं नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं, तो मोदी साहब अध्यक्ष हैं। उपाध्यक्ष कौन है? तो सुमन के बेरी साहब है ना, ये उपाध्यक्ष है। और इसके सीईओ कौन है? तो परमेश्वरन अय्यर साहब है ना, ये नीति आयोग के वर्तमान में सीईओ है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। लगातार गत कई वर्षों में भारत के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का योगदान बढ़ रहा है, घट रहा है, स्थिर है, कोई नहीं। तो भारत के जो जीडीपी है उसमें कृषि का योगदान लगातार घट ही रहा है, कम हो रहा है धीरे धीरे। यानी अगर हम बात करें 1951 में, तो कृषि का योगदान बहुत ज़्यादा था, लेकिन धीरे धीरे हर साल लगातार ये गिर रहा है और वर्तमान में लगभग 18.8% पे आ गया है। मतलब पूरी जीडीपी में मात्र 18.8% हिस्सा किसका है? कृषि का है। तो ये लगातार घट रहा है। केंद्रीय सांख्यिकी की स्थापना की गई राष्ट्रीय आय समिति की सिफारिश पर केंद्र सरकार, वित्त मंत्रालय के द्वारा और गृह मंत्रालय के द्वारा। तो इसका आंसर है केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय की स्थापना ना पीसी महानलोबी समिति थी, एक राष्ट्रीय आय समिति की सिफारिश पर केंद्रीय सांख्यिकी की स्थापना की गई। इसकी केंद्रीय सांख्यिकी की स्थापना राष्ट्रीय आय समिति की सिफारिश पर की गई थी। और अर्थव्यवस्था का जनक किसे माना गया है? तो एडम स्मिथ, मार्शल, रॉबिन्स, एपिगू। तो जो एडम स्मिथ साहब है ना, इनको अर्थव्यवस्था का जनक माना गया है। और इनकी एक किताब है, बहुत चर्चित किताब है, वेल्थ ऑफ नेशन। किसकी है? वो एडम स्मिथ साहब की है। इनको अर्थव्यवस्था का जनक कहा गया है। राजनीति विज्ञान के आधुनिक दृष्टिकोण के समर्थक कौन है? कैटलिन, लॉसवेल, रॉबर्ट हडल या सभी? तो कैटलिन, लॉसवेल और रॉबर्ट हडल ये सारे ही राजनीतिक विज्ञान के आधुनिक दृष्टिकोण के समर्थक माने जाते हैं। कर्म और प्रासंगिकता किससे संबंधित है? व्यवहारवाद से, उत्तर व्यवहारवाद से, अराजकतावाद से, राजनीतिक विकास से? तो कर्म और प्रासंगिकता है वो उत्तर व्यवहारवाद से संबंधित है। किससे? कर्म और प्रासंगिकता उत्तर व्यवहारवाद से संबंधित है। सत्ता आदेश पालन करने का अधिकार और आदेश पालन करवाने की शक्ति है, ये कथन किसका है? प्लेटो, मॉस्को, हेनरी फ्यूल और मिकाले। तो सत्ता है ना, वो आदेश पालन करने का अधिकार है और आदेश पालन करवाने की शक्ति है। ये किसने कहा है? तो ये हेनरी फ्यूल साहब ने कहा है। किसने कहा है? हेनरी फ्यूल साहब ने कहा है। यूरोपीय चिंतन में प्रथम शक्तिवादी विचारक किसे माना जाता है? प्रथम है ये ना, यूरोपीय चिंतन में पहला शक्तिवादी विचारक कौन है? प्लेटो है, मॉस्को है, हेनरी फ्यूल है, मैकियावेली है। तो इसका आंसर ऑप्शन डी, जो मैकियावेली है ना, वो यूरोपीय क्षेत्र में जो शक्तिवादी विचारक माने जाते हैं। क्या माने जाते हैं? शक्तिवादी विचारक माने जाते हैं। राज्य और अन्य समुदायों में मुख्य अंतर क्या है? राज्य और दूसरे समुदाय में अंतर क्या होता है? स्वरूप का, संप्रभुता का, सहयोग का, उत्पत्ति का। तो राज्य और दूसरे समुदायों में अंतर होता है संप्रभुता का, यानी दूसरे समुदायों में संप्रभुता नहीं होती, लेकिन राज्य में संप्रभुता पाई जाती है। क्या पाई जाती है? संप्रभुता पाई जाती है। यानी उस क्षेत्र विशेष के बारे में निर्णय राज्य के द्वारा ही किया जाता है। पूंजीवादी देशों में किस समानता का अभाव पाया जाता है? राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक या सामाजिक? तो पूंजीवादी देशों में आर्थिक समानता का अभाव पाया जाता है, क्योंकि उसमें वहाँ लिमिट नहीं होती। आप जितना कमाना चाहो उतना कमा सकते हो, आपको कोई रोकने वाला नहीं है। आप गरीब हो तो गरीब ही रह जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन वहीं समाजवादी या मिश्रित अर्थव्यवस्था में क्या होता है? वो पहले तबके को मतलब वहाँ समान रखने का प्रयास किया जाता है। मतलब अगर कोई कम, वहाँ शक्ति का एक मतलब जो शक्ति के साधन है उनका एकत्रीकरण नहीं होने दिया जाता, जो मतलब कमाने के साधन का एकत्रीकरण नहीं होने दिया जाता, सेंट्रलाइज नहीं होने दिया जाता, और साधनों को डाइवर्सिफाइड कर दिया जाता है, कई भागों में विभाजित कर दिया जाता है। मुझे स्वतंत्रता दीजिए या मृत्यु दे दीजिए, ये कथन किसका है? प्लेटो, मॉस्को, हेनरी फ्यूल, पैट्रिक हेनरी। तो ये किसने कहा है? ये हेनरी साहब क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि मुझे स्वतंत्रता दे दीजिए या फिर आप मृत्यु दे दीजिए, एक चाहिए मुझे,
मतलब गुलामी नहीं चाहिए। ये कौन कह रहे हैं? पैट्रिक हेनरी साहब कह रहे हैं, पैट्रिक हेनरी साहब। विवरणात्मक न्याय की अवधारणा के प्रतिपादक कौन थे? विवरणात्मक न्याय की अवधारणा के प्रतिपादक कौन थे? प्लेटो, मॉस्को, हेनरी फ्योले, अरस्तु। तो जो अरस्तु साहब है ना, वो विवरणात्मक न्याय की अवधारणा के प्रतिपादक थे। और संविधान का वह प्रावधान जो राष्ट्र की एकता का परिचायक है, कौन सा प्रावधान है वो? एकल नागरिकता, मूल अधिकार, मूल कर्तव्य या नीति निर्देशक तत्व है। तो राष्ट्र की एकता का परिचायक है वो है एकल नागरिकता। क्योंकि जब डुअल सिटीजनशिप होती है तो आपको एरिया विशेष में आ जाता है कि मैं यहाँ का हूँ, मैं यहाँ का हूँ। लेकिन जब एकल नागरिकता होती है, हम मतलब एक देश एक ही नागरिक, एक ही नागरिकता, तो वो राष्ट्र की एकता का परिचायक होता है। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या 389 में देशी रियासतों की कितनी मतलब संख्या थी? तो देशी रियासती 92, 93, 94, 95। तो देशी रियासतों की सीटें कितनी थी? तो जो 93 है ना, वो देशी रियासतों की सीटें थी। कितनी थी? देशी रियासतों की सीटें 93 थी, 93 थी। तो टोटल कितनी थी? 389। 389 में 292 तो ब्रिटिश प्रांत से आ गए, 93 देशी रियासतों से आ गए, और 4 कहाँ से आ गए? चीफ कमिश्नर स्टेट से आ गए। कहाँ से? चीफ कमिश्नर स्टेट से। जैसे अजमेर एक मेरवाड़ा, वो भी एक चीफ कमिश्नर स्टेट था। और टोटल कितनी सीटें होगी? 389 सीटें होगी। इस प्रकार निम्न में से कौन सा एक भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है? कल्याणकारी राज्य, समाजवादी राज्य, राजनीतिक समानता या साम्यवादी राज्य। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, यानी जो साम्यवादी राज्य है ना, वो भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि बाकी चीजें हैं। कल्याणकारी राज्य भारतीय संविधान का दर्शन है, बिल्कुल है। समाजवादी राज्य बिल्कुल है। राजनीतिक समानता भी बात करता है, बिल्कुल करता है। लेकिन साम्यवादी राज्य की बात ये नहीं करी जाती। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। दल बदल निरोधी कानून किस संविधान संशोधन से संबंधित है? 51, 52, 53, 54। तो दल बदल संबंधी कानून है ना, वो 52वें संविधान संशोधन से संबंधित है। किससे? 52वें संविधान संशोधन से संबंधित है। अनुसूचित जाति के लिए लोकसभा में कितने स्थान आरक्षित है? 21, 31, 84 या 51। तो अनुसूचित जाति के लिए लोकसभा में 84 स्थान आरक्षित है। एससी के लिए 84 और एसटी के लिए ये 41। तो कितने हो गए टोटल? 4, 1, 5, 8, 4, 12। नहीं, एसटी के लिए 41 है। 125 सीट्स हुई इस प्रकार तो SC ST के लिए। बाकी एक बार इसको देख लेंगे और कम्युनिटी पोस्ट में इसके बारे में डिटेल डाल देंगे। राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी करने की शक्ति रखते हैं? तो राष्ट्रपति साहब को अध्यादेश जारी करने की शक्ति कौन से अनुच्छेद के तहत है? 125, 213, 123, 124। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 123। यानी संविधान के जो आर्टिकल 123 है, इसके तहत राष्ट्रपति साहब को अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। वहीं राज्यपाल साहब को अध्यादेश जारी करने की शक्ति कौन से अनुच्छेद के तहत है? तो वो है 213 के तहत। किसके तहत? 213 के तहत। राज्य विधानसभा का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? तो राज्य विधानसभा का गठन संविधान के कौन से अनुच्छेद के तहत किया गया है? तो ये आर्टिकल 170 के तहत किया गया है। यानी विधानसभा की संरचना संबंधी प्रावधान किस में दे रखे हैं? तो विधानसभा की संरचना संबंधी प्रावधान 170 में दे रखे हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मुख्यमंत्री के कार्यों को परिभाषित किया गया है? तो 164, 166, 167, 163। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, 167। यानी मुख्यमंत्री के जो कार्य या दायित्व है वो 167 में बताए गए हैं। और इसी के तहत राज्यपाल साहब इनसे कार्यों का विवरण भी मांग सकते हैं। किस वर्ष को यूएनओ द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष घोषित किया गया? 1990, 85, 75 या 95। तो यूएनओ द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष घोषित किया गया था 1975 को। 1975 है ना, ये वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष घोषित किया गया था यूनाइटेड नेशन के द्वारा। कितने विकासशील देशों ने बेलग्रेड सम्मेलन में भाग लिया था? तो बेलग्रेड सम्मेलन 1961 में हुआ था। कितने विकासशील देशों में इसने भाग लिया था? तो ये गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन था और इसमें 25 विकासशील देशों ने भाग लिया था। और वर्ष 1972 में हुई भारत बांग्लादेश के मध्य मैत्री संधि कितने वर्षों हेतु हुई थी? तो ये 20 साल, 25 साल, 30 साल या 35 साल। तो 1972 में भारत और बांग्लादेश के लिए मध्य जो संधि हुई थी, उसमें भारत की पीएम तो इंदिरा गांधी मैडम थी और बांग्लादेश के पीएम थे शेख मुजीबुर रहमान साहब। और 25 सालों के लिए संधि हुई थी। कितने समय के लिए? 25 सालों के। इस तरह हमने वीडियो को कंप्लीट कर लिया है। उम्मीद है आपको हमारी सीरीज पसंद आ रही है और आपके एग्जाम अब तो आ ही गया है, तो आप ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है। जो भी चीज़ें आपने पढ़ी हैं उनको बस रिवाइज करो। बाकी ज़्यादा एक्स्ट्रा कुछ नहीं पढ़ना है, क्योंकि अब चीज़ें होच पोच होने लग जाती है। ठीक है, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।